Hello everyone. Welcome to the Law Learners 365. I'm here, Muskan Keshwani, your mentor. Today we are going to discuss about the topic that is Rajasthan Public Examination Prevention of Unfair Means Act. Okay. As you all know that Rajasthan APO series is going on and soon our exam is going to be held on January 2025. Okay. 19 January 2025. तो उसके पहले हमें अपना सारा सिलेबस खत्म करना है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि मेंस के लिए अभी काफी टाइम मिलेगा। तो पहले हम प्रीलिम्स पर फोकस करते हैं। इसीलिए आपके लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है जिससे आप एपीओ के लिए आप प्रॉपरली प्रिपेयर कर सको। ओके, आज हम एक ऐसे एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो है तो काफी स्मॉल एक्ट और काफी लोग सोचेंगे कि इसको पढ़ने की भी क्या जरूरत है, छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, लिटरली मैं बता रही हूँ। क्योंकि आपको एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एग्जामिनेशंस की बात करें, ठीक है। क्योंकि एक एक नंबर 0.5 से लोगों का रह जाता है, तो हमें वो नंबर नहीं छोड़ने हैं। और यही वो एक्ट होते हैं, यही वो एरिया होता है जहां से आप अपने मार्क्स को गेन कर सकते हो, या 1.5 वन नंबर, टू नंबर, जहां पे आप इजीली गेन कर सकते हो एज कंपेयर टू द अदर एस्पिरेंट्स। तो हमें इंटायर सिलेबस कवर करके चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन जो हमारा एक्ट है ना, हमारे सिलेबस में ये टू एक्ट्स हैं। एक 1992 का एक्ट है और एक 2022 का एक्ट है। तो पहले हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज 1992 एक्ट। ठीक है, कहने को तो सिर्फ उसमें सेक्शन मतलब काफी कम सेक्शंस है, आई थिंक टोटल सेक्शंस 8 है उसमें, राइट। लेकिन हम उन सेक्शंस को तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हम और भी चीजें देखेंगे कि उस एक्ट के साथ साथ और भी क्या कोई ऐसा एक्ट है जिसको एनफोर्स किया गया है एट द सेंट्रल लेवल। तो हाँ जी, बिल्कुल। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जो है, जो 1992 में आ गया था, मतलब इतनी पहले आ चुका था, अब उस पे सेंट्रल लॉ लेकर आया है, दैट इज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, जो अभी अभी 21 जून 2024 को ही क्या हुआ है, एनफोर्स में आया है। ओके, तो सबसे पहले दो चीज आप नोट डाउन कीजिए। पहला तो कि सेंट्रल लेवल पर जो ये एक्ट है उसका नेम क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, तो आप एक बार नोट करिए। द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। ओके, और इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है? ऑल्दो इट इज अ सेंट्रल लेवल लॉ, बट डेफिनेटली हमारे स्टेट लॉ से तो रिलेटेड ही है ना, तो उसे भी हमें पढ़ना पड़ेगा इन द सेंस कि हम फुल नहीं पढ़ने जा रहे, बट एटलीस्ट हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए उस एक्ट का, है ना। क्योंकि ये दोनों ही एक्ट क्या है, इनका सब्जेक्ट मैटर सेम ही है, तो डेफिनेटली वी मस्ट नो। तो उसका एनफोर्समेंट डेट क्या है? 21 जून 2024। ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट के बारे में देखा जाता है, उसके ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में देखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस देखा जाता है कि एक्चुअली क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्ट है उस एक्ट को एनफोर्स में लाने का। तो जैसे इनके नाम से ही रिवील हो रहा है कि इन एक्ट का मेन पर्पस क्या है, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशंस, है ना। टू प्रिवेंट द इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स लाइक यू लाइक मी, है ना, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जुडिशियरी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जो भी जितने टाइप के भी इंडिया में पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं, उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सा एक्ट लेके आया गया है, दैट इज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। ताकि जो भी चीटिंग के केसेस हैं, क्वेश्चन पेपर लीकेज के केसेस हैं, जो भी अदर माल प्रैक्टिसेस हैं पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट होने में, जो भी ब्राइबरी के केसेस है, उनको कंट्रोल किया जा सके, उनको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो मेन पर्पस इसको लाने का यही है। और अगर हम देखें तो इस एक्ट को लाने की अभी इतनी क्या जरूरत पड़ गई, एकदम से ये एक्ट क्यों आया? क्योंकि
आप देख ही रहे होगे पिछले साल से जो स्कैम्स होते चले आ रहे हैं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का जो व्यापम स्कैम हुआ था, सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। उसमें काफी स्टूडेंट्स इफेक्ट हुए थे, काफी ब्राइबरी के केसेस भी आए थे, है ना। तो दैट इज कंसिडर टू बी द वर्स्ट सिनारियो इन दिस कंटेक्स्ट, पब्लिक एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में। जो सबसे वर्स्ट स्कैम हुआ है दैट इज द मध्य प्रदेश व्यापम स्कैम। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि स्कैम रुक गए हो, नहीं, वो कंटिन्यूअस लेवल पर ही होते जा रहे हैं। जैसे आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, अभी स्टार्टिंग में ही था नीट का पीजी वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी काफी बड़े लेवल पर स्कैम हुआ था। अभी जो नीट का जो यूजी नेट हुआ है उनमें तो यही जो अप्रोर है, दिस लीड्स टू द इनेक्टमेंट ऑफ दीज लॉज, दिस लॉ, दैट इज पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। ओके, तो नाउ नाउ विल मूव ऑन टू बेयर एक्ट। मैं आपको बेयर एक्ट से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। एक एक करके हम बेयर एक्ट के प्रोविजंस पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेयर एक्ट में जरूर कमांड होनी चाहिए। तो पहले तो आप ये दो चीज समझ गए कि पब्लिक एग्जामिनेशन का जो एक सेंट्रल लेवल पे एक्ट है वो है क्या, उसका नाम क्या है और एनफोर्स में कब आया, बस हमें इतना ही पढ़ना, और उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या था। तो वो भी वी हैव डन दैट। ओके, अब अब हम पढ़ते हैं बेयर एक्ट। ओके, तो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। हम आ गए अपने बेयर एक्ट पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेयर एक्ट का नेम पढ़ना। द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। अगर आप इसकी हेडिंग देखो तो एकदम एक्सप्लिसिट है कि इसका पर्पस क्या है। पब्लिक एग्जामिनेशंस में अनफेयर मीन्स को प्रिवेंट करना। आगे हम पढ़ेंगे ये जो भी टर्म्स है, पब्लिक एग्जामिनेशन, अनफेयर मीन्स, ये सारे डिफाइन किए गए हैं इसी एक्ट में। ओके, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एक्ट। सबसे पहले किसी भी ऐड को स्टार्ट करने से पहले फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे एक्ट नंबर, शॉर्ट टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, दिस इज द शॉर्ट टाइटल। ये भी नाम आपको लिटरली याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नेम भी पूछ लेते हैं वो, है ना। तो ये आपको शॉर्ट टाइटल याद होना चाहिए। उसके बाद एक्ट नंबर क्या है इसका, 27, एक्ट नंबर 27 ऑफ 1992। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। ओके, नाउ द एक्ट नंबर इज एक्ट नंबर 27। Keep this in your mind. Act number 27. Now, received the assent of governor on 8th day of November 1992. ठीक है, this date also should be remember कि क्या है। पहले तो उसका शॉर्ट टाइटल, फिर एक्ट नंबर 27 है, और इसकी जो एसेंट है गवर्नर की कब मिली है, 8 नवंबर 1992। 8 नवंबर 1992 ये है एसेंट ऑफ द गवर्नर जब ये एक्ट इनेक्ट हुआ। उसके बाद एक होती है एनफोर्समेंट डेट। एनफोर्समेंट डेट क्या होती है, जब इस एक्ट को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया गया, कब से वो एनफोर्स में आया। तो वो जो हमारी डेट है दैट इज 11th, जस्ट नोट डाउन, वहां पे यहाँ पे ये गिवन नहीं है, 11 नवंबर 1992। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दिस द शॉर्ट टाइटल, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट नंबर 27। गवर्नर की एसेंट कब मिली है, 8 नवंबर 1992। एनफोर्स कब हुआ है, 11 नवंबर 1992। ओके, टोटल सेक्शंस कितने हैं, 8, टोटल सेक्शंस 8 हैं। शेड्यूल कितने हैं, एक, वन शेड्यूल है। ओके, सेंट्रल लेवल पे जो एक्ट है दैट इज, उसका नेम क्या है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। उसको, उस एक्ट को प्रेसिडेंशियल एसेंट कब मिली है, 12 फैब 2024। एनफोर्स में कब आया है, 21 जून 2024। तो ये आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए। और बीएनएस में इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है, भारतीय न्याय संहिता में भी सिमिलर प्रोविजन है। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया हो भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेक्शन 111, 112 ऑर्गेनाइज क्राइम और पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करते हैं। उसमें पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम में एक पॉइंट दिया है, सेलिंग द पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, जिसकी पनिशमेंट 1 ईयर से 7 ईयर तक की है, और फाइन भी अच्छा खासा इम्पोज किया गया है।
वहां पे लिखा गया है, मेंशन किया गया है। तो बी अवेयर गाइज, बी अवेयर। ओके, ओके, नाउ वील मूव ऑन टू अ बेयर एक्ट अगेन। ओके, अब हम इसका ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? एन एक्ट टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एट पब्लिक एग्जामिनेशंस एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद एंड इंसिडेंटल देयरटू। जैसा मैंने बताया कि जो भी क्वेश्चन पेपर लीकेज के केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस, मतलब काफी सारी माल प्रैक्टिसेस हमें देखने मिल रही है अभी रिसेंट टाइम्स में। जैसे जैसे एग्जामिनेशंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये केसेस आते जा रहे हैं हमारे सामने। ओके, तो इस चीज को कम करने के लिए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, और जो भी अनफेयर मीन्स है पब्लिक एग्जामिनेशंस में, उनको प्रिवेंट करने के लिए ही ये एक्ट को लाया गया है। आई थिंक आई हैव रिपीटेड सेवरल टाइम्स। ओके, नाउ we'll move on to section 1. This act may be called the Rajasthan Public Examination Prevention of Unfair Means Act 1992. Short title. It shall extend to the whole of the state of Rajasthan. जो सेंट्रल लेवल पर जो एक्ट पास किया गया है, that is applicable to the whole of the India. ओके, लेकिन ये वाला जो एक्ट है, दैट इज राजस्थान, दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली टू द स्टेट ऑफ राजस्थान। मतलब ये क्या है? स्टेट स्पेसिफिक है। ओके, एंड दैट इज सेंट्रल लेवल। और जो हमारा सेंट्रल लेवल का एक्ट है, उसको एज अ ड्राफ्ट एक्ट बोला गया, एज अ मॉडल ड्राफ्ट है वो बाकी स्टेट्स के लिए, कि अगर और भी स्टेट्स इस तरीके का लॉ बनाना चाहते हैं तो वो उस एक्ट से, सेंट्रल लेवल वाला जो एक्ट है, उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उसका एक पर्पस ये भी है। इट शिल कम इनटू फोर्स एट वंस, जो कि मैंने डेट बता दिया आपको। नाउ वील मूव ऑन टू द डेफिनेशन क्लॉज, जो हर एक एक्ट का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसको अगर आप समझ गए तो आप इजीली बाकी के प्रोविजंस आप समझ सकते हो, क्योंकि मेन होता है लॉ में टर्मिनोलॉजी को समझना। अगर उसको आप समझ गए तो आगे आप इजीली उसको ग्रास्प कर सकते हो, कि उस वो एक्ट इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर, और काफी सिंपल एक्ट है, जो कि आप मतलब नॉर्मल कोर्स में भी, जो कि आप इन टर्म से अवेयर होते हो। एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है, वी नॉर्मली नो, बट लेट्स रीड फ्रॉम द बेयर एक्ट। ओके, 2A, define examination center means any place fixed for holding the public examination and includes the entire premises attached thereto. एग्जामिनेशन सेंटर मतलब कि कोई भी प्लेस जो फिक्स की गई है पब्लिक एग्जामिनेशंस को होल्ड करने के लिए। जैसे हमारे सेंटर्स आते हैं, कोई भी अगर कोई भी एग्जाम दे रहा हो, जुडिशरी का, यूपीएससी का, आईबीपीएस का, बैंकिंग, एनी एग्जाम, ऑब्वियसली हमें क्या, हमें एडमिट कार्ड निकालना होता है, उसमें लिखा रहता है एग्जामिनेशन सेंटर। वही यहाँ पे क्या है? एग्जामिनेशन सेंटर है, जहाँ पे हमारा पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। और उसके साथ साथ क्या है? इंक्लूड्स द इंटायर प्रेमाइसेस। इसका क्या मतलब है? कि जहाँ पे हम, जो रूम है, जो हॉल है, जहाँ पे हम बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, वो तो एग्जामिनेशन सेंटर है ही। साथ साथ जो इंटायर प्रेमाइसेस हैं उसके, है ना, उस एग्जामिनेशन सेंटर के गेट से लेके, वॉशरूम से लेके, गार्डन से लेके, मतलब एवरी इंटायर प्रेमाइज दैट विल इंक्लूड अंडर द टर्म एग्जामिनेशन सेंटर। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे वो पूछ सकते कि एक्सक्लूडिंग द एंटायर प्रेमाइसेस, इंक्लूडिंग द एंटायर प्रेमाइसेस, सो and includes the entire premises. Okay, I hope this got clear. Now B, public examination. Public examination means any of the examination specified in the schedule. शेड्यूल में जो भी एग्जामिनेशन बताया गया है, वही पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हम अभी यही पढ़ लेते हैं कि शेड्यूल क्या है, तो उससे हम पब्लिक एग्जामिनेशन भी समझ पाएंगे। कम एट द बॉटम, या हियर द शेड्यूल इज। ये आपको पढ़ना है कि पब्लिक एग्जामिनेशन में कौन कौन से एग्जामिनेशन को गवर्न किया गया है। Any examination conducted by the Board of Secondary Education for Rajasthan under the Rajasthan Secondary Examination Act 1957, जो भी हमारे स्कूल लेवल के एग्जाम होते हैं, है ना, जैसे सीबीएसई है, वैसे ही राजस्थान में जो राजस्थान बोर्ड है, उनके जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं स्कूल लेवल पर, तो वो एग्जामिनेशंस, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, जो भी अगर यूनिवर्सिटीज है, उनके जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, वो एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो आरपीएससी वाले एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, वो एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी ऑटोनॉमस कॉलेज इन द स्टेट, कोई भी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके द्वारा एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो वो भी इसमें गवर्न होगा।
एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर, वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट, जो राजस्थान हाई कोर्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं जुडिशरी के, स्टैनो के, जो भी असिस्टेंट, जो भी एग्जामिनेशन है। एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ना जो भी एक बोर्ड बनाई गई है इसके अंदर जो भी एग्जामिनेशन होते होंगे वो भी इसके अंदर आते हैं। एन एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग न्यू दिल्ली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसके अंदर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं दैट इज ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, वो भी इसके अंदर गवर्न किया जाएगा। तो ये सारे एग्जामिनेशन को पब्लिक एग्जामिनेशन कैटेगरी में डाला है। टोटल कितनी कैटेगरीज हैं ये भी देख लेना गाइस, ओके। टोटल देयर आर 8 कैटेगरीज। ये भी पूछ सकते हैं कि कितने एग्जामिनेशंस हैं शेड्यूल में बताया गया, तो टोटल 8, ओके। ओके, कम बैक अगेन टू अ डेफिनेशन क्लॉज दैट इज सी। ए भी हम पढ़ चुके हैं, सी हम पढ़ते हैं अनफेयर मीन्स। अब अनफेयर मीन्स क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपको शॉर्ट टाइटल में ही दिख गए होंगे, तो वही यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। Unfair means in relation to an examination while answering question in a public examination means the unauthorized help from any person or from any material written, recorded, or printed in any form whatsoever, or the use of any unauthorized telephone, wireless, or electronic, or other instrument or cassette. And okay, unfair means in relation to an examination. ये बात ध्यान रखना कि unfair means in relation to that public examination only. Okay, जो पब्लिक एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड अनफेयर मीन्स, मतलब कि जब आप पब्लिक एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हो उस टाइम पे जो अनफेयर मीन्स आपने एम्प्लॉय किए हैं। कैसे अनफेयर मीन्स कि अनऑथोराइज्ड हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन, किसी से आपने चीटिंग करने लगते हो तो वो भी रिस्ट्रिक्टेड है अब यहाँ पे, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ओके, अनऑथोराइज्ड हेल्प ले ली, किसी से पूछ लिया आगे पीछे, ये इन सब चीजों से तो आप काफी ज्यादा अवेयर होते होगे बिकॉज काफी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। बट नाउ गाइस दिस इज वेरी सीरियस, ओके। अनऑथराइज्ड हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम एनी मटेरियल रिटन, रिकॉर्डेड और प्रिंटेड, या फिर कोई भी आपने वही जो स्लिप्स बनाते हैं छोटी छोटी, है ना, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। ओके, छोटी छोटी स्लिप्स लेके जाते हैं स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वो चीजों से वो भी अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आएगा। चाहे वो रिकॉर्डेड हो, चाहे प्रिंटेड आप लेकर जाओ, चाहे हैंड रिटन लेकर जा रहे हो, किसी भी फॉर्म में whatsoever, or the use of record or the use of any unauthorized telephonic, wireless or electronic or other instrument or gadget, या फिर कोई भी आप ब्लूटूथ लेके जाते हो, फोन लेकर जाते हो, उससे अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो that will all come under the term unfair means, okay। Now D, the words and expression used here are not defined but defined in the Indian Penal Code have the meaning respectively assigned to them in that code। इसका मतलब ये है, यहाँ पे आईपीसी को अंडरलाइन करो। ये भी प्रॉब्लम से पूछ लिया जाएगा कि जो भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यहाँ पे डिफाइन नहीं किए गए हैं अगर वो यहाँ पे मेंशन है तो उनका रेफरेंस हम किस साथ से लेंगे, इंडियन पीनल कोड से, ओके। Now we move on. Now our definition clause has been done. Now we are moving on to section 3. Okay, section 3 is regarding prohibition of the use of unfair means. नो पर्सन शेल यूज अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। जनरली सेक्शन 3 एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि किसी भी अनफेयर मीन्स को आप पब्लिक एग्जामिनेशन में यूज नहीं करोगे। और अनफेयर मीन्स क्या होते हैं, जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, मतलब जो शेड्यूल में दिए गए एग्जामिनेशंस हैं उनमें हम अनफेयर मीन्स एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 3। छोटे एक्ट्स में एक चीज और आपको ध्यान रखनी होती है कि आपको एक एक सेक्शन नंबर में क्या दिया हुआ है वो पता होना चाहिए, क्योंकि छोटे एक्ट से वो जनरली ये चीजें पूछ लेते हैं कि सेक्शन 3 में क्या दिया है, या फिर प्रोविजन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है। तो बाय हार्ट सेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल होता है वो तो पता ही है, 2 में डेफिनेशन क्लॉज, 3rd में प्रोविजन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। नाउ सेक्शन 4, unauthorized possession of disclosure or disclosure of question paper। अगर आप क्या कर रहे हो, एक बार हम पढ़ते हैं। नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड और परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी सो टू डू शैल बिफोर द टाइम फिक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स टू एग्जामिनीज एट अ पब्लिक एग्जामिनेशन procure or attempt to procure or possess such question paper or any portion or copy thereof, or impart or offer to impart information which he knows or has reason to believe to be related to or derived from or to have bearing upon such question paper। मतलब कि कोई भी पर्सन जो कि लॉफुली ऑथराइज नहीं है ना, अपनी ड्यूटी से
बिफोर द टाइम फिक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स टू एग्जामिनीज एट अ पब्लिक एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन लीगली ऑथोराइज नहीं है वो एग्जाम स्टार्ट होने के पहले, वो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने के पहले क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर पोजेस सच क्वेश्चन पेपर और एनी पोर्शन ऑफ कॉपी। ठीक है, मतलब एक टाइम होता है, उसके बाद मतलब एक टाइम होता है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसके पहले कोई भी पर्सन उन क्वेश्चन पेपर को प्रोक्योर नहीं कर सकता है, ना ही उनको प्रोक्योर करने का अटेम्प्ट कर सकता है। बोथ बोथ थिंग्स आर पनिशेबल, माइंडेड गाइस। यहाँ पे अटेम्प्ट वर्ड भी यूज किया गया है। प्रोक्योर भी नहीं कर सकते। प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? लेना, नहीं ले सकते हो, ना ही लेने की कोशिश कर सकते हो, ना ही उनको पोजेस कर सकते हो, ना ही अपने पास रख सकते हो उन क्वेश्चन पेपर्स को। ओके, ना ही कोई और उसकी पोर्शन या कुछ कॉपी, एक दो पेजेस ले लिए, नो, यू कैन नॉट डू दिस। ओके, नाउ बी पॉइंट, impart or offer to impart information which he knows or has reason to believe to be related to or derived from or to have bearing upon such question paper। और जो भी क्वेश्चन पेपर, सपोज कोई पर्सन है, उसने क्वेश्चन पेपर कैसे भी तरीके से देख लिया क्या क्या लिखा है, और वो अपने फ्रेंड को जाके बता रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर में ये चीजें हैं, तो वो भी चीज सेक्शन 4 में मना की गई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इसलिए दो चीजें मना की गई है। पहली जो सेक्शन ए, पहले जो सब क्लॉज ए बोल रहा है, सॉरी, कि जो भी एक टाइम लिमिट है, जो पर्सन अगर ऑथोराइज नहीं है ना, ऑथोराइज नहीं है, पब्लिक एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले अगर वो ऑथोराइज नहीं है, और अगर वो क्या करता है कि किसी भी क्वेश्चन पेपर को प्रोक्योर करता है, लेता है, या फिर अटेम्प्ट करता है, या फिर अपने पास रखता है, पोजेस करता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। ओके। सेकंड, अगर उस क्वेश्चन पेपर से उसको कोई इन्फॉर्मेशन पता चली, कुछ क्वेश्चंस पता चल गया, वो सोच रहा है कि मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर दूं, उनको भी बता दूं, तो वो भी चीज पनिशेबल है। वो ऐसी इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो वो प्रोक्योर ही नहीं कर सकता, अगर उसने कैसे कर भी लिया, तो अगर वो किसी को बता भी रहा है तो वो भी ऐसा नहीं कर सकता। ओके, बोथ थिंग्स आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 5, prevention of leakage by person entrusted with examination form। No person who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duty so to do directly or indirectly, divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him। अब देखो, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में क्या डिफरेंस है? सेक्शन 4 किसकी बात कर रहा था? स्टूडेंट्स की, कि वहां पे अगर स्टूडेंट को कैसे भी करके उन्होंने प्रोक्योर कर लिए क्वेश्चन पेपर्स या इन्फॉर्मेशन गेन कर लिया, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। और सेक्शन 5 ये बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे इन्विजिलेटर होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, जो हमारे इन्विजिलेटर होते हैं, उनको क्या किया गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, एक ट्रस्ट रिलेशन है उनके साथ, कि वो उस एग्जामिनेशन की, वो उन क्वेश्चन पेपर्स की इंटीग्रिटी बनाए रखेंगे। और अगर वही उन क्वेश्चन पेपर्स को लीक कर देते हैं, या फिर उसमें जो इंफॉर्मेशन एम्बेडेड है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है, अगर वो उसको डाइवर्ज कर देते हैं, रिवील कर देते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, इशारों से या कुछ भी, तो वो सेक्शन 5 में पनिशेबल है। उनको भी इस एम्बिट में लाया गया है, इस एक्ट के एम्बिट में। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ सेक्शन 6 इज पेनाल्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एक्ट में पेनाल्टी वाला जो प्रोविजन होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए मैंने एक सिंप्लीफाई तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है पेनाल्टी। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे सेक्शन 6, 6A, 7, इनमें क्या बताई गई है? पेनाल्टीज बताई गई। हम इसमें अमेंडमेंट की भी बात करेंगे कि जो 2001 में इस एक्ट में अमेंडमेंट आई थी, वो किससे रिलेटेड है। ओके, पहले हम सेक्शन 3 पढ़ लेते हैं। अपने बेयर एक्ट से ही पढ़ लेते हैं। सेक्शन 6, sorry, section 6, whoever contravenes or attempts to contravene or abates the contravention of the provision of section 3, 4, 5 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 2000 rupees or with both। okay, तो यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? whoever contravene, attempt and abate। बहुत ध्यान से, तीन चीजें हैं। कॉन्ट्रवीन कर रहे हो मतलब आप उस ऑफेंस को कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, अबेट कर रहे हो। अबेटमेंट पता ही होगा क्या होता है ना? आईपीसी में पढ़ा है ना, अबेटमेंट, इंस्टिगेट करना किसी को किसी ऑफेंस करने के लिए, दैट इज अबेटमेंट, हेल्प करना।
एंगेज होना उसके साथ। तो दीज थिंग्स, तो ये तीनों चीज ही पनिशेबल है। बेटा बहुत ध्यान से, क्योंकि तीनों वर्ड्स यहाँ पे मेंशन है, सिर्फ कॉन्ट्रवेंशन मेंशन नहीं है। और प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सिर्फ कॉन्ट्रवीन पनिश अटेम्प्ट है या फिर अबेट है या तीनों है, तीनों चीज पनिशेबल। क्या पनिशेबल है? जो कि अबेट से कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ 3, 4, 5। हमने सेक्शन 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा। सेक्शन 3 में क्या था कि कोई भी अनफेयर मीन्स एम्प्लॉय नहीं करेगा पब्लिक एग्जामिनेशन में। सेक्शन 4 में क्या था, कोई भी स्टूडेंट इन क्वेश्चन पेपर को प्रोक्योर नहीं कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकता है। और सेक्शन 5 में क्या है कि जो इन्विजिलेटर है उन पर जो कि एक इंटरेस्टमेंट इम्पोज किया गया है ना, वो अपने इंटरेस्टमेंट को नहीं तोड़ सकते हैं। तो वो सारी चीजें कहाँ पे पनिशेबल की गई है? सेक्शन 3 में, सॉरी सेक्शन 6 में। वाई आई एम रिपीटिंग सेक्शन 3? ओके, सेक्शन 6 में। तो सेक्शन 3, 4, 5 कहाँ पे पनिशेबल है? सेक्शन 6 में। कितनी पनिशमेंट दी गई है? 3 years, फाइन 2000 और विद बोथ। देखो मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्ट्रवीन, अटेम्प्ट और अबेट, 3 years, 2000 और बोथ। ओके 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 गाइस, वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर दैट हमारा जो अमेंडमेंट आया है उसमें जो उसमें जो अमेंड किए गए हैं प्रोविजन, दैट इज सेक्शन 6 एंड सेक्शन 6A, है ना। ये दो प्रोविजंस को अमेंड किया गया है। तो जैसे जो प्रीवियस एक्ट था उसमें सेक्शन 6 में तीनों के लिए एक ही पनिशमेंट प्रोवाइड की गई थी, तीनों सेक्शंस के लिए, 3, 4, 5 के लिए कॉमन पनिशमेंट। बट अब ऐसा नहीं है। सेक्शन 6 में पनिशमेंट को बाइफरकेट किया गया है। सेक्शन 3 के लिए अलग पनिशमेंट है और सेक्शन 4 और 5 के लिए अलग पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। तो वही मैंने यहाँ पे बाइफरकेट करके लिखा हुआ है आपके लिए कि सेक्शन 6 में whoever contravenes attempts or abates such contravention अंडर सेक्शन 3, उसकी पनिशमेंट है 3 years, 2000 और बोथ। लेकिन सेक्शन 4 और 5 में जो अगर कॉन्ट्रवीन करता है, अटेम्प्ट करता है, अबेट करता है, तो उसकी पनिशमेंट आप देख सकते हो, मिनिमम 5 years, मैक्सिमम 7 years एंड फाइन अप टू 10,000। यहाँ पे एंड वर्ड यूज है गाइज, प्लीज इसको काफी अच्छे से ध्यान से पढ़ना कि मिनिमम 5 years है, मैक्सिमम 7 years एंड लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे फाइन भी इम्पोज होगा ही होगा। ओके, कहाँ तक हो सकता है? 10,000 अप टू 10,000। एक बार मैं अमेंडमेंट भी आपको रीड करके बता दे रही हूँ। आई हैव अमेंडमेंट हियर। ओके, हियर सी। कब, हाँ, और एक चीज और कि आप अपने एक पॉइंट और नोट करना कि ये जो अमेंडमेंट आई है वो किससे आई है? राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट एक्ट 2001। ये भी वो डेफिनेटली पूछ ही सकते हैं, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। एक ही अमेंडमेंट है, 2001 की है, तो वो आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो। तो अब अमेंडमेंट क्या है वो पढ़ते हैं। सेक्शन 6, whoever contravenes or attempt to contravene or abet the contravention of the provision of, देखो उन्होंने बाइफरकेट कर दिया ना, सेक्शन 3 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 2,000 rupees or with both, and section 4 or 5 shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and with fine which may extend to 10,000 rupees। okay, उसके बाद एक और सेक्शन इंसर्ट किया है, दैट इज सेक्शन 6A। वो भी हम यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं। सेक्शन 6A क्या बोलता है? पनिशमेंट फॉर कमिटिंग थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स। See, whoever commit theft, extortion, or robbery of question papers of any public examination at any time before the examination in such question paper is over, shall, notwithstanding anything to the contrary contained in the Indian Penal Code 1860, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to 7 years, and with fine which shall not be less than 15,000 rupees, but which may extend to 1 lakh rupees। देख रहे हो आप क्या बोल रहा है सेक्शन 6 से? सेक्शन 6 से बोल रहा है कि whoever, just 1 second guys, just 1 second, okay, okay, we'll continue। हाँ, तो हम कहा थे सेक्शन 6 से में कि whoever commits theft, extortion, robbery of question papers of any public examination, जो भी क्या कमिट करता है? theft, extortion, robbery। ठीक है, ये ऑफेंसेस आपके आईपीसी में वेल डिफाइंड हैं।
थेफ्ट क्या होता है ना, चोरी, एक्सटॉर्शन, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी भी प्रॉपर्टी को डिलीवर करवाने के लिए। रॉबरी, रॉबरी क्या होता है आपको पता ही है, थेफ्ट एक्सटॉर्शन का जो एग्रीवेटेड फॉर्म होता है, दैट रिजल्ट्स इनटू द रॉबरी। तो कोई भी अगर थेफ्ट करता है, एक्सटॉर्शन करता है, रॉबरी करता है, किस चीज की? क्वेश्चन पेपर्स की। गाइस, क्वेश्चन पेपर्स की, जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन में जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट होके आते हैं, अगर उनका आप थेफ्ट करते हो, एक्सटॉर्शन करते हो, रॉबरी करते हो, कब? बिफोर द एग्जामिनेशन सच क्वेश्चन पेपर इज ओवर। ठीक है, उस एग्जामिनेशन को ओवर होने से पहले अगर आप उन क्वेश्चन पेपर्स की थेफ्ट करते हो, एक्सटॉर्शन करते हो, रॉबरी करते हो, तो फिर वो कितनी पनिशमेंट से पनिशेबल है? नॉट लेस देन 5 years, बट विच में एक्सटेंड टू 7 years। मिनिमम पनिशमेंट 5 years है गाइस। ओके, जो कि कहाँ तक जा सकती है? 7 years। और यहाँ पे फाइन की भी लिमिट बताई गई है, जो कि मिनिमम है 15,000, कहाँ तक जा सकता है? 1 लाख। ओके, मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बताती हूँ, ये आप इजिली यहाँ से समझ पाओगे। मिनिमम 5 years, मैक्सिमम 7 years, एंड फाइन नॉट लेस देन 15,000, बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख। ओके, सो प्लीज do remember these provisions. Okay, now we are moving on to section 7. लेट्स सी सेक्शन 7 क्या बोल रहा है। हम अपने बेयर एक्ट पे आ जाते हैं वापस से। ओके, ठीक है, तो इसके साथ साथ हमने अमेंडमेंट भी पढ़ लिया है कि सेक्शन 6 में क्या अमेंड हुआ है, सेक्शन 6A कैसे ऐड हुआ है 2001 अमेंडमेंट एक्ट, और क्या बोल रहा है वो। सेक्शन 7, पेनाल्टी फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। Whoever commits an offense punishable under Section 6, having made preparation for causing death of any person or causing hurt to any person or assaulting any person or for wrongfully restraining any person or for wrongful restraint, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, and shall also be liable to fine which may extend to 5,000 rupees। यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? एक तो ये किसकी बात कर रहा है? whoever commits an offense punishable under section 6। सेक्शन 6 में जितने भी ऑफेंसेस पनिशेबल है, मतलब 3, 4, 5, अगर उनके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, आपने प्रिपरेशन की है, किस चीज की प्रिपरेशन की है? उस एक्ट को करने के लिए आपने प्रिपरेशन की है फॉर कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन, फॉर कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन। मतलब सपोज आप किसी पर्सन को क्या करना चाहते हो? ब्राइब करना चाहते हो, आप किसी को धमकाना चाहते हो कि अगर तूने मेरे को क्वेश्चन पेपर नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, या मैं तेरे को कमरे में बंद कर दूंगा, या किसी भी टाइप का हर्ट कॉज करने की कोशिश करता है, उस पर असॉल्ट करने की कोशिश करता है। और उसके लिए अगर आप कोई वेपन कैरी करके लेके जाते हो या कुछ भी प्रिपरेशन करके जाते हो, तो यहाँ पे मेनली सेक्शन 7 में क्या पनिशेबल है? प्रिपरेशन। किस काम को करने की प्रिपरेशन? जो कि सेक्शन 6 में बताया गया। और सेक्शन 6 में क्या बताया गया है? सेक्शन 3, 4 और 5 में जो भी ऑफेंसेस बताए गए हैं, जो भी चीजें बताई गई हैं, उनको अगर आप करते हो प्रिपरेशन के साथ, किस टाइप की प्रिपरेशन? उस पर्सन को डेथ कॉज करने की, हर्ट कॉज करने की, असॉल्ट की, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की। ये 4 चीजें ध्यान रखना, ठीक है? तो वहां पे जो पनिशमेंट है, दैट इज 3 years तक जा सकती है, और फाइन 5,000 तक जा सकता है। यहाँ पे एंड है गाइस, एंड शेल। ओके, तो कहाँ पे मे है, कहाँ पे शेल है, कहाँ पे और है, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू वेरी मच। ये जो मैंने चार्ट बनाया है छोटा सा, ये आप कॉपी कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now we'll move on to last section, that is section 8, power to amend the schedule। जो एक शेड्यूल है सेक्शन, इस एक्ट में एक ही शेड्यूल बताया गया है। स्टेट गवर्नमेंट किसके पास पावर? ऑब्वियसली ये क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर ने इसको इन्फोर्स किया है ना, एप्लीकेबल टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान ओनली। तो किसके पास पावर होगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी। तो ये आप नॉर्मल रीजनिंग से भी आप पता कर सकते हो। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट इंक्लूड इन द शेड्यूल एनी अदर पब्लिक एग्जामिनेशन in respect of which it consider necessary to apply the provisions of this act, and upon the publication in the official gazette the schedule shall be deemed to have been amended accordingly। ओके, यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। वो किस टाइप की पावर है उनके पास? इंक्लूड करने की। इसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना एक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। एक बार हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं फिर से, मतलब मैं एक पॉइंटर्स बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है ऐसा
सबसे पहले तो जो सेंट्रल लेवल पर कोई एक्ट पास हुआ है वो, उसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, एनेक्टमेंट डेट क्या है, बीएनएस में क्या प्रोविजन है, जैसे मैंने बताया पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो प्रोविजन है वहाँ पे, जनरल जो प्रोविजन है जैसे चीटिंग के, तो वो भी बीएनएस में प्रोवाइड किए गए हैं इस एक्ट से रिलेटेड। उसके बाद एक्ट नंबर क्या है, इसका एसेंट कब मिली है गवर्नर को, इनेक्टेड डेट क्या है, इनेक्टमेंट डेट के इन्फोर्समेंट डेट क्या है, इसकी शॉर्ट टाइटल क्या है, डेफिनेशंस, डेफिनेशन कौन 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 से टर्म्स को डिफाइन किया गया है, तो एग्जामिनेशन सेंटर को डिफाइन किया गया है, पब्लिक एग्जामिनेशन को, अनफेयर मीन्स को, ठीक है, और इसमें क्या क्या इंक्लूड एंटायर प्रेमाइसेस, ये चीजें भी आप ध्यान रखिएगा। पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है जो हमारे शेड्यूल में बताए गए हैं, टोटल कितने हैं, वो 8 हैं, ठीक है, ऐसे कितने पब्लिक एग्जामिनेशन है, टोटल 8 है। उसके बाद अनफेयर मीन्स क्या होता है, और वर्जिन एक्सप्रेशन जो यहाँ नहीं दिए गए हैं वो हमें कहाँ से लेना है रेफरेंस, आईपीसी से। थर्ड में जनरल डिक्लेरेशन है कि आप अनफेयर मीन्स यूज नहीं करोगे। फोर्थ में क्या है, स्टूडेंट्स के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप क्वेश्चन पेपर को पोजेस नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। फिफ्थ में किसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ऐसे पर्सन जिनको इंटरेस्ट किया गया है, जैसे कि हमारे इन्विजिलेटर्स। सिक्स्थ में इन सब की पेनाल्टी बताई गई है, और आफ्टर द 2001 अमेंडमेंट एक्ट इसको सेक्शन 3 की अलग पनिशमेंट है और सेक्शन 4 एंड 5 की अलग पनिशमेंट है, जो कि हम चार्ट से ऑलरेडी देख चुके हैं। सेवेंथ में क्या बताया, 6A में थेफ्ट एक्सटॉर्शन रॉबरी से रिलेटेड बताया था, क्वेश्चन पेपर को अगर कोई स्टील करता है एग्जामिनेशन पेपर ओवर होने से पहले, तो वहां पे वो पनिशेबल है 6A में। उसके बाद अगर कोई प्रिपरेशन करता है इन चीजों को करने के लिए, इन ऑफेंसेस को करने के लिए, ताकि उस पर्सन को डेथ कॉज की जा सके, हर्ट कॉज किया जा सके, सिर्फ उनकी प्रिपरेशन करता है, तो वो भी क्या है, सेक्शन 7 में पनिशेबल है। और लास्ट सेक्शन एट सेक्शन 8, इसमें बताई गई है शेड्यूल को अमेंड करने की पावर, जो कि हमारे सेंट्रल जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस एक्ट, शॉर्ट एंड स्वीट एक्ट, काफी इजीली, काफी अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे मैंने काफी पॉइंटर्स आपको बता दिए हैं, उतना ही आई थिंक इस एक्ट के लिए सफिशिएंट होगा आपके एपीओ एग्जामिनेशन के लिए, बस उन पॉइंटर्स को ध्यान रखिएगा, तो यू विल डेफिनेटली, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी इस सब्जेक्ट में। ओके, ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट।